हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 13 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 13वें मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और यह सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 13वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 13वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई याद रखना, आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 872, 872 के बाद में दिया गया है 870, 870 के बाद में दिया गया है 866, 866 के बाद में दिया गया है 860, 860 के बाद में दिया गया है 852 और 852 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यदि आपने सीरीज को ध्यान से देखा है तो ये सीरीज क्या हो रहा है, कंटिन्यू घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे कैसे। तो एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 872, 872 के बाद में दिया गया है 870। तो 872 से 870 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 872 में से क्या कर दें, -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 870। फिर देखिए 870 से कितना बन रहा है, 866। 870 से 866 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 870 में से क्या कर दें, -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 866। फिर देखिए 866 से बन रहा है 860। तो 866 से 860 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 866 में से क्या कर दें, -6 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 860। उसके बाद में देखिए 860 से बन रहा है 852। तो मेरे भाई 860 से 852 कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए, यदि हम 860 में से क्या कर दें, -8 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 852। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 852 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ है, -2, उसके बाद में क्या हुआ है, -4, उसके बाद में क्या हुआ है, -6, उसके बाद में क्या हुआ है, -8। यानी कि यह संख्या कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पर देखिए 2 से 4 मतलब कि 2 से, यानी कि 2 के अंदर +2 कर देंगे हो जाएगा 4। फिर देखिए 4 से 6, तो 4 में भी +2 कर देंगे तो हो जाएगा 6। फिर देखिए 6 से बन रहा है 8, यानी कि 6 के अंदर भी +2 कर देंगे तो बन जाएगा 8। अब आगे यानी कि 8 से अगली संख्या कौन सी आएगी कि उस संख्या को यदि हम 552 में से घटा दे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई -2, -4, -6, -8 अब हो जाएगा
10। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 852 में से क्या कर दें मेरे भाई, यदि हम 10 को घटा देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। 852 में से 10 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 842, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 842। अब हमें देखना है कि 842 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 842 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजपाल अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें और नीचे से 63वें स्थान पर है तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। मेरे भाई ये दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ये पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको बोला गया है कि राजपाल अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें और नीचे से 63वें स्थान पर है तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, यानी कि पूछा गया है कि राजपाल की कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो मेरे भाई इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करोगे। फॉर्मूला क्या है तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए फॉर्मूला है टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर देखिए टोटल अपने को निकालना है, यहां पर रखेंगे टी लेफ्ट, यानी कि मेरे भाई लेफ्ट का मतलब हो जाएगा बाईं तरफ है। अब बाईं तरफ से यानी कि नीचे से कितने स्थान पर है, 63वें स्थान पर है तो एल के स्थान पर हम रखेंगे 63। उसके बाद में आर का मतलब हो जाएगा राइट साइड, यानी कि ऊपर से कितने स्थान पर है, 19वें स्थान पर है तो यहाँ पर आर के स्थान पर हम रखेंगे 19 और यहाँ पर रख देंगे -1। अब यहाँ पर देखिए टी बराबर हो जाएगा क्या मेरे भाई 63 और 19, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 63 और 19 मिलकर बन जाएगा 82 और 82 में से हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो 82 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 81, यानी कि राजपाल अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें और नीचे से 63वें स्थान पर है तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, 81 छात्र हैं। अब हमें देखना है कि 81 किसी ऑप्शन में है तो आंसर 81 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में ओ बी के ई को 132 और डी आर ई डी को 124 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में बी एल जी आर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि ओ बी के ई को यहां पर 132 कैसे लिखा गया है। इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि डी आर ई डी को यहां पर 124 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि बी एल जी आर को क्या लिखा जाएगा। और मेरे भाई एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जब भी आपको अल्फाबेट लेटर दिया जाए और अल्फाबेट लेटर से आपको नंबरिंग याद करना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए जाएं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। कैसे, तो देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि ओ बी के ई इसको यहां पर 132 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है ओ आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है, ठीक है। ओ के बाद में क्या है बी आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। बी के बाद में क्या है के आता है 11 नंबर पर है। के बाद में है ई आता है 5 नंबर पर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 15 और 2 मिलकर बन जाएगा 17, 17 और 11 मिलकर बन जाएगा 28, 28 और 5 मिलकर बन जाएगा 33, ठीक है। अब इस 33 से यहाँ पर 132 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर टोटल कितने अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें टोटल अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं 4। यदि हम इस 33 का क्या कर दें, 4 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 33 चौका 132। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 132 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि डी आर ई डी से यहां पर 124 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए पहला लेटर है डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है आर आता है 18 नंबर पर है। आर के बाद में क्या है ई आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। ई के बाद में क्या है डी आता है 4 नंबर पर है। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो देखिए 4 और 18 मिलकर बन जाएगा कितना मेरे भाई, 4 और 18 मिलकर बन जाएगा 22, 22 और 5 मिलकर बन जाएगा 27, 27 और 4 मिलकर बन जाएगा 31, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पर टोटल कितने अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो यहां पर भी हमें अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं 4। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 31 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ में। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा 31 चौका 124। और ध्यान से देखिए 124 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि BLGR को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे सबसे पहले नंबरिंग। तो यहां पर ध्यान से देखिए पहला लेटर है बी आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। बी के बाद में क्या है
एल आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर है। एल के बाद में क्या है जी, जी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर है। और जी के बाद में क्या है आर, आर आता है 18 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर लेंगे। तो देखिए 2 और 12 मिलकर बन जाएगा कितना 14, 14 और मेरे भाई 7 मिलकर बन जाएगा 21, 21 और 18 मिलकर बन जाएगा 39। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहाँ पर टोटल अल्फाबेट लेटर कितने दिए गए हैं 4 हैं। तो मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे 39 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, 4 के साथ में। तो यहां पर देखिए 39 चौका हो जाएगा कितना मेरे भाई, यहां पर हो जाएगा 39 चौका 156, यानी कि BLGR इसको लिखा जाएगा 156। अब हमें देखना है कि 156 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 156 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो मेरे भाई तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब भी आप इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक ही पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई है, संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। और जब भी डाइस से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप मात्र 2 से 3 सेकंड में प्रश्न को सोल्व कर दोगे। जब भी आपको एग्जाम में डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या पॉइंट है, तो देखिए मेरे भाई पहला पॉइंट है क्या, सबसे पहले आपके सामने जितने भी डाइस दिए जाएं उनमें से आपको केवल 2 डाइस लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 डाइस लेने के बाद में उन दोनों डाइस के अंदर आपको देखना है कॉमन संख्या। कॉमन संख्या आपको 1 भी मिल सकता है, कॉमन संख्या आपको 2 भी मिल सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कॉमन संख्या 1 मिले तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। और यदि आपको डाइस के अंदर 2-2 संख्या कॉमन देखने को मिले तो आपको क्या करना है, उन संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्याएं बच गई समझना वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक ही पासे की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर देखिए हम यहां पर लेने वाले हैं 2 डाइस। कौन कौन से लेंगे, तो हम यहां पर लेंगे दूसरा डाइस और तीसरा डाइस है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई दूसरे डाइस के अंदर यहां पर 5 और 3 क्या है, कॉमन है। इसी प्रकार से देखिए तीसरे डाइस के अंदर में 5 और 3 दिया गया है, यानी कि 5 और 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि 2-2 संख्याएं यदि कॉमन हो जाएं तो जो भी संख्याएं बच जाएं वो एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। जैसे यहां पर देखिए संख्या बच गई 1 और 2, तो मेरे भाई 1 के विपरीत संख्या होगी 2 और मेरे भाई 2 के विपरीत संख्या होगी 1। हमसे पूछा गया है कि संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो मेरे भाई 1 के विपरीत फलक पर संख्या होगी 2। अब हमें देखना है कि 2 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 2 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो हमारे द्वारा मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया गया है वो मेरे भाई इसी टाइप के रामबाण क्वेश्चनों का तैयार किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी पहली बार के अंदर एग्जाम को क्रैक करना चाहता है वो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले
अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है। सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे और फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखा जाए कि इस समीकरण को सोल्व करने पर इस समीकरण का मान 7 आ जाए। तो मेरे भाई सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए आपको क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के चिन्ह इस समीकरण के अंदर रखना है और इस समीकरण को सोल्व करके बताना है कि किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण का मान 7 आया है। सोल्व करेंगे कैसे, तो एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर ऑप्शन ए के चिन्हों को रखेंगे। यानी कि करना क्या है, आपको गुणा के स्थान पर भाग करना है और भाग के स्थान पर गुणा करना है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले है इस समीकरण के अंदर 86, उसके बाद में है प्लस, उसके बाद में है 5, फिर है माइनस, उसके बाद में है 42, फिर क्या है भाग। भाग के स्थान पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद में क्या है 28, फिर क्या है गुणा, गुणा के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। फिर क्या है 14, तो यहां पर हम लिखेंगे 14। ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करने पर क्या 7 आएगा, तो देखते हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले समीकरण के अंदर हम सोल्व करेंगे भाग को। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए 86 प्लस 5 माइनस 42, उसके बाद में क्या है गुणा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 24 को क्या करेंगे 14 से भाग कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 14 से 24 को भाग करेंगे तो ये चला जाएगा 14 दुआ के 28। ठीक है, भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए 86 प्लस 5 माइनस, उसके बाद में 42 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 42 दुआ के 84। अब यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई 86 और 5 क्या है, प्लस का है। तो यहां पर देखिए 86 और 5 को आपस में ऐड करेंगे तो 86 और 5 मिलकर बन जाएगा 91। और यहां पर देखिए माइनस का क्या है 84, तो 91 में से हम क्या कर देंगे 84 को घटा देंगे। तो 91 में से 84 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 7। यानी कि यदि हम इस समीकरण के अंदर क्या करें, ऑप्शन ए के चिन्हों को रख दें तो ये समीकरण सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है और किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई याद रखना भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध और यह हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने।
पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पोलियो रोग में शरीर का अंग तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके SSC MTS एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, और यह प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे भाई याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर, मेरे भाई याद रखना 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको
सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए गुरु शिखर है, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी है धौलागिरी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि धौलागिरी पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बिरजू महाराज संबंधित हैं कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे? तो भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से दादा भाई नौरोजी भारतीय नेताओं में से ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में और ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मेरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से
संबंधित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से हिडकल बांध जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है ये किस नदी पर बना हुआ है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और आपसे पूछा गया है कि हिडकल बांध जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है ये किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हिडकल बांध बना हुआ है घाटप्रभा नदी पर। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है सिक्किम राज्य में, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर ये रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग आपको 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे किसके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग आपको 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चन और वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन सी है उड़ीसा राज्य में, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बक्सा नेशनल पार्क स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस भारतीय शहर को पूर्व का मैनचेस्टर तथा यूपी का चमड़ा शहर कहा जाता है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय शहर को पूर्व का मैनचेस्टर तथा यूपी का चमड़ा शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय शहर कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर तथा यूपी का चमड़ा शहर कहा जाता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।